प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भैंसा। आज की कक्षा में आदिकालीन प्रवृत्तियों और परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। प्रवृत्तियों से पहले परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार किसी साहित्य के आरंभ की पहचान वहाँ की जा सकती है जहाँ वह धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना से क्रमशः उन्मुक्त हो रहा है। संगीत, नृत्य, नाट्य और चित्रकला के बारे में भी यह बात सच होगी। इस दृष्टि से हिंदी में सिद्धों, नाथों 9वीं से 12वीं शताब्दी से लेकर कबीरदास तक यह प्रक्रिया देखी जा सकती है। वैदिक संहिताओं से आरंभ करके प्राकृत साहित्य तक लगता है एक चक्र पूरा हो चुका। वहाँ धार्मिक कर्मकांड और रहस्य भावना पहले मुखर आस्तिकता में संक्रमित होती है, जो फिर आगे चलकर वैसे ही मुखर श्रृंगार में बदल जाती है। यूँ संस्कृत साहित्य की निष्पत्ति प्राकृतों में होती है। दूसरा चक्र, जैसा कहा गया, सिद्धों नाथों की गुह्य वाणियों से प्रारंभ होता है। भाषा और साहित्य का आरंभिक रूप कैसे एक साथ परिवर्तित होता है, यह देखना अपने में या अपने आप में बड़ा रोचक है। शायद भाषा का ऐसा नया उभरता रूप जिसे संध्या भाषा उचित कहा गया, रहस्य भावना और कर्मकांड को ही ठीक ठीक आत्मसात करता है। यही कारण है कि वैदिक साहित्य में एक और नाथ सिद्धों की वाणियों में दूसरी ओर धर्म और साहित्य एक दूसरे में घुले मिले दिखाई देते हैं। दोनों युगों की भाषा भी मंत्र, कर्मकांड और वाङ्मय का अविभक्त रूप प्रस्तुत करती है। सिद्धों नाथों के युग से निकलकर हिंदी संतों में साहित्य का प्रथम उन्मिलन उत्तर में दिखाई देता है, जिसका प्रतिरूप दक्कनी में पुरानी खड़ी बोली का सूफी साहित्य है। संतों के यहाँ या तो रहस्यानुभूति के मूढ़ स्वर है या फिर नए व्यावहारिक जगत में प्रवेश करने पर हिंदू मुस्लिम और ऊंच नीच के विद्वेष को मिटाने का यत्न है, जो विरोधियों के शमन का बड़ा गहरा रचनात्मक उपक्रम है। जिसे हिंदी में आदिकाल कहा जाता है, उसे राहुल सांकृत्यायन या द्वारा सिद्ध सामंत युग कहा गया। इसकी अवधि उनके अनुसार 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक स्थिर है। इस काल की प्रतिनिधि रचनाओं का एक संकलन उन्होंने हिंदी काव्यधारा शीर्षक से किया। इसके अंतर्गत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और प्रवृत्तियों के कवि एकत्र हुए। सिद्ध, नाथ, रासो, जैन परंपरा के कवि बगल बगल मिलते हैं और आदिकाल का पूरा वैविध्य उभर कर सामने आता है। भाषा की दृष्टि से यह समझना कठिन हो जाता है कि किन कवियों में अपभ्रंश का रूप चल रहा है और कहाँ से हिंदी का उदय होता है। इस संदर्भ में एक कसौटी यह हो सकती है कि यहाँ भाषा में परसर्ग रूप उभर आए हैं, वहाँ से हिंदी का आरंभ माना जाए। अर्थात जहाँ से भाषा में परसर्ग दिखाई देते हैं, वहीं से हिंदी को प्रारंभ माना जा सकता है, क्योंकि आधुनिक आर्य भाषाओं के विश्लेषणात्मक रूपों की यह एक सही पहचान होगी। इस दृष्टि से चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो की भाषा हिंदी का आरंभिक रूप मानी जाएगी। गोरखबानी में भी स्वतंत्र परसर्ग रूप मिलते हैं। अभी अंतर की त्यागय माया दुबद्या मेटी सहज में रहे, पर गोरखबानी की इस भाषा को 15वीं शती की मानते हैं राहुल सांकृत्यायन जी, जबकि गोरखनाथ का समय उन्होंने 9वीं शती तक स्थिर किया है। इसी प्रकार पृथ्वीराज रासों के भाषा रूप की प्रामाणिकता अभी तक विवादास्पद बनी हुई है। इस संदर्भ में आदिकालीन भाषा का व्याकरणिक रूप स्थिर करना कठिन है। काव्य भाषा के व्यापक स्वरूप और संवेदना की अंतर प्रक्रिया में ही उसकी वास्तविकता स्थिर की जा सकती है या उसकी वास्तविक स्थिति समझी जा सकती है। हिंदी के इस आरंभिक साहित्य में धार्मिक और ऐहिक
तत्व एक दूसरे में घुले मिले हैं। सिद्धों नातों में यह मिलावट अधिक है। आगे चलकर रासो साहित्य और विद्यापति में ऐहिकता का स्वर प्रबल होता जाता है। फिर मिलावट का एक दूसरा रूप रासो साहित्य में दृष्टव्य है, जहाँ वीर और श्रृंगार एक दूसरे में मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम बहुत समझबूझ कर दिया है। उनकी दृष्टि में इस काल का केंद्रीय साहित्य रासो काव्य है, न कि सिद्ध साधो नाथों की बानियाँ। ये बानियाँ धर्म और कर्मकांड से के प्रभाव में अधिक है। साहित्य का ऐहिक रूप वहाँ कम ही है। फिर भाषा की दृष्टि से हिंदी की वास्तविक शुरुआत जितने स्पष्ट रूप से रासों में दिखाई देती है, उतनी इन अपभ्रंश आधारित बानियों में नहीं, जहाँ संस्कृत विभक्ति का अवशिष्ट रूप ह से बने रूपों में सरही भूयनिही दिखाई देता है और स्वतंत्र पर्शक अभी विकसित नहीं हुए हैं। फिर भी आचार्य शुक्ल के नामकरण में वीर शब्द ही नहीं, गाथा का भी विशिष्ट अर्थ है। गाथा के साथ शौर्य और शिवैलरी के तत्व जुड़े हुए हैं, जहाँ वीर का प्रेरक भाव अनिवार्य रूप से श्रृंगार है। यों वीर गाथा में वीर और श्रृंगार एक युग्म के रूप में विचित्रित होते हैं। धर्म और ऐहिकता, फिर ऐहिकता में वीर और श्रृंगार का अंतर्भाव लगता है ईश्वर की परिकल्पना में मनुष्य को सिरजा जा रहा है, महान और उदात्त, वीर और तेजस्वी, जबकि आगे भक्ति काल में ईश्वर को मनुष्य के रूप में सिरजा जा गया। माखन चोरी करते, उकल से बांधे जाते और प्रिया के विरह में विलपते। हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या फिर आधुनिक काल में। भक्ति काल और रीतिकाल का क्षेत्र उपेक्षाकृत सिमट गया है। आदिकाल के अंतर्गत रासो और जैन साहित्य पछाह का है। सिद्धों की वाणी और फिर विद्यापति पूर्वी क्षेत्र के हैं। पछाह का अर्थ यहाँ पर पश्चिम है, अर्थात राजस्थान वगैरह। सिद्धों की वाणी फिर विद्यापति पूर्वी क्षेत्र के हैं और नाथ साहित्य तो समूचे उत्तर भारत के एक बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है। शायद इसलिए वे घुमंतु प्रवृत्ति के थे। यों कई अपभ्रंशों और कई जनपदों का संस्कार हिंदी काव्य भाषा में अंतर्भुक्त हुआ है, अर्थात मिला है। इस संदर्भ में एक समस्या बराबर विद्वानों का ध्यान खींचती रही है कि आधुनिक काल की बोलियों राजस्थानी और बिहारी के क्षेत्र में आदिकाल के कवियों की सक्रियता तो दिखाई देती है, पर पश्चिमी और पूर्वी के क्षेत्र में इस अवधि में क्या साहित्य लिखा गया, इसका कुछ पता नहीं चलता। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस समस्या से बार बार जूझने का उपक्रम किया। द्वितीय व्याख्यान के आरंभ में वे कहते हैं, हमने बताया है इस बात का निर्णय करना कठिन है कि अवधी और ब्रज भाषा क्षेत्र में उत्पन्न और वहीं की भाषा बोलने वाले लोगों ने किस प्रकार के साहित्य की रचना की थी, जिसका परवर्ती विकास अवधी और ब्रज भाषा के साहित्य ग्रंथ है, क्योंकि 10वीं से 14वीं सदी या शताब्दी के भीतर इन क्षेत्रों में कोई रचना हुई भी हो तो उसका प्रामाणिक रूप हमें प्राप्त नहीं है। अर्थात 10वीं से 14वीं सदी के बीच में अवधी या ब्रज भाषा में लिखी रचना प्राप्त नहीं हुई। यह एक रोचक तथ्य है कि बहुत कुछ इसकी समानांतर स्थिति आधुनिक काल के आरंभिक चरणों में मिलती है। इसी काल में काव्य भाषा एक बार फिर खड़ी बोली के आधार पर विकसित हुई, पर इस समय के अधिकांश लेखक गैर खड़ी बोली क्षेत्रों के हैं। संख्या में सबसे अधिक बड़े लेखक भोजपुरी क्षेत्र से मिलेंगे। भारतेंदु, हरिऔध प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, रेणु, ये सब पूरब के साकिन हैं, जिनकी ओर मीर साहब तो पीट करके बैठ जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा बुंदेली क्षेत्र के हैं, सुमित्रानंदन पंत कुमायूं के और महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, भगवती चरण वर्मा तथा बच्चन अवधी क्षेत्र के। ब्रज भाषा क्षेत्र के प्रतिनिधि महादेवी वर्मा है और ठेठ खड़ी बोली
क्षेत्र से सिर्फ जैनेन्द्र कुमार आते हैं। अज्ञेय का जन्म भोजपुरी क्षेत्र में हुआ, यद्यपि उनकी मातृभाषा पंजाबी कही जाएंगे। आदिकाल और आधुनिक काल के बीच भाषिक परिस्थितियों का यह साम्य एक विलक्षण संयोग है। यदि कई 100 वर्षों बाद कोई इस काल में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने बैठे तो शायद उसे भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह इस समस्या से टकराना होगा कि आखिर खड़ी बोली पर आधारित काव्य भाषा के परिदृश्य में से खड़ी बोली के अपने घर के ही सारे लोग लेखक कहाँ चले गए। इस चकराने वाली स्थिति की तब तक चलती व्याख्या यही हो सकती है कि पार्श्ववर्ती क्षेत्र जब केंद्र की ओर उन्मुख रहते हैं तो केंद्र में अपनी सक्रियता कम हो जाती है। भाषिक संदर्भ में इसे यूँ कहा जा सकता है कि समूचा हिंदी क्षेत्र आधुनिक आर्य भाषा काल के आरंभ से ही शायद बहुत कुछ अपने विचारों विस्तार के कारण द्विभाषी भाषी या कि एक बोली तथा एक भाषा भाषी रहा। अपने पारिवारिक सीमित संदर्भ में वह अपनी क्षेत्रीय बोली का प्रयोग करता है और पूरे हिंदी क्षेत्र में संप्रेषण के लिए वह उस काल की मध्य देशीय शिष्ट भाषा व्यवहृत करता है। यह मध्य देशीय शिष्ट भाषा आरंभ में खड़ी बोली ब्रज का मिला जुला रूप थी, फिर मध्यकाल में ब्रज भाषा का प्राधान्य हो गया, साथ में अवधि भी व्यवहृत हुई और आधुनिक काल में वह यह विशिष्ट काव्य भाषा फिर खड़ी बोली के आधार पर विकसित हुई। इस प्रक्रिया में हिंदी क्षेत्र का रचनाकार जिस परिनिष्ठित भाषा का व्यवहार करता है वह एक और उसकी मातृभाषा सदृश है और दूसरी ओर किसी सीमा तक अर्जित और सीखी हुई भी। तब एक काल में सक्रिय रचनाकारों में स्वभावतः उस कोटि के लेखक संख्या में अधिक होंगे जो विविध बोली क्षेत्रों से संबंधित है पर काव्य भाषा के रूप में एक मानक भाषा में लिखते हैं। इनमें एक और हिंदी के स्वरूप में वैविध्य की समृद्धि है तो दूसरी ओर व्याकरणिक अस्थिरता की समस्या भी वहाँ सबसे अधिक है। हिंदी का यह बहुभाषी या बहुरूपी स्वरूप आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के संदर्भ में अतुलनीय है। बंगला की बोली और बंगला भाषा अथवा मराठी की बोली और मराठी भाषा के बीच उस कोटि का अंतर नहीं है जैसा ब्रज भाषा और मानक खड़ी बोली हिंदी या कि भोजपुरी और मानक खड़ी बोली हिंदी के बीच है। इस भले हल्के से भाषिक द्वैत का शमन करने में हिंदी रचनाकार अपनी काव्य भाषा के साथ कई प्रकार के प्रयोग करता है और शायद यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कभी कभी देखा जा सकता है कि उसके केंद्र से उठकर आने वाले रचनाकार अपेक्षाकृत कम हैं और बजाय पार्श्ववर्ती क्षेत्र के रचनाकारों के छायावादी काव्य आंदोलन में जैसा संकेत किया गया, हिंदी क्षेत्र की चार बोलियों भोजपुरी, अवधी, कुमायूनी और ब्रज का संस्कार सक्रिय रहा है, जबकि ठेठ खड़ी बोली क्षेत्र का कोई कवि इसमें प्रमुखता नहीं पा सका। वैसे ही हिंदी के आरंभिक काल में पश्चिम से जैन और रासो काव्यों का रूप उभरा और पूर्व से सिद्धों के गीतों और बाद में विद्यापति के पदों का नाथ कवि अलबत्ता पूरे हिंदी क्षेत्र में और उसके बाहर भी बहते पानी की तरह रमते रहे। हिंदी संवेदना के विकास का इस भाषिक और जनपदीय विस्तार तथा वैविध्य से घनिष्ठ संबंध है। यह वैविध्य एक कारण है जिससे हम पाते हैं कि हिंदी संवेदना सीधे सरल रूप में बहुत कम विकसित हुई है। आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है और यह समाहार अंतहीन प्रक्रिया है। आधुनिक काल तक आते आते कवि इसे बखूबी समझता है। द्वंद्वों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता है, वह एक मंत्र की तरह है। अंतर्द्वंद्वों से जूझते जिस भारतीय मानस की बात आरंभ में कही गई थी, हिंदी का कवि उसका बहुत अच्छा उदाहरण पेश करता दिखता है। भारतीय संस्कृति सामासिक है क्योंकि उसके विकास में अनेक जातीय तत्व घुल मिल कर
दिखाई देते हैं या घुल मिल गए हैं। हिंदी भाषा साहित्य और संस्कृति की प्रकृति सामसिक है, क्योंकि वहाँ कई जनपदों की बोलियाँ और क्षेत्रीय विशेषताएं समरस हुई है। वैविध्य और समरसता जैसे यही इस पूरी सांस्कृतिक विकास प्रक्रिया का मूल सूत्र हो। आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है, विषयों का, काव्य रूपों का, काव्य भाषा के आधार रूपों का, पर समरसता की प्रक्रिया उत्तरोत्तर सूक्ष्म स्तरों में पैठती गई है। विचारों, बोलियों और बानियों से आरंभ होकर वह रचनात्मक परिकल्पना तक उतरी है। आधुनिक काल में प्रसाद की कामायनी और निराला की तुलसीदास में एक जगह समरसता श्रद्धा और ईड़ा के टकराव में से उपस्थित है, तो दूसरी जगह कवि की प्रिय रत्नावली की सहसा तुलसी की दृष्टि में माता भारती का रूप ग्रहण कर लेती है। श्रद्धा और ईड़ा, रत्नावली और भारती एक दूसरे से टकराती हुई क्रमशः कवि दृष्टि को सूक्ष्म और समरस बनाती है। इस युग के प्रमुख कवियों में देखिए सिद्ध सरहपा राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी परंपरा के पहले कवि भोग में निर्वाण और काया में तीर्थ देखते थे, अर्थात भोग से जो है मोक्ष की प्राप्ति करना और मनुष्य के शरीर में ही तीर्थ या परमात्मा को देखना। शायद इसीलिए कबीर ने कहा था, जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। चंद्रबरदाई और विद्यापति क्रमशः वीर और श्रृंगार तथा भक्ति और श्रृंगार को समरस करते हैं। नाथ परंपरा राजाओं को योगी बनाती चलती है, क्योंकि तांबा तुम्बा से दोई सूचा, तांबा तुम्बा दोई सूचा, राजा ही तय जोगी ऊंचा, तांबा डूबे तुम्बा तिरे, जीवे जोगी राजा मरे। चरपटनाथ जी की शब्दी है यह। ऐसे में अपेक्षाकृत सीधा सरल दृष्टिकोण जैन कवियों का है, जो अपनी धर्म साधना में किसी अन्य तत्व को नहीं मिलाते। शायद यही कारण है कि जिससे आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में इस लेखन को विवेचन की सीमा से बाहर रखा था, क्योंकि उनकी दृष्टि मूलतः उपदेशक है, इसलिए नहीं कि वह धर्म प्रधान है। जैसे कि व्यंजना हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने आदिकाल को पहले व्याख्यान में देते हुए जान पड़ते हैं। रहस्य, कर्मकांड और मंत्र की आदिकालीन अभिभक्ति मनोदशा जब कुछ स्थिराती है, तो कवि के लिए समस्या यही है, या उसके लिए पहली समस्या यही है कि वह यथार्थ के विविध द्वंद्वों में उलझकर उन्हें अंदर से समझने की कोशिश करे। धर्म और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, भक्ति और श्रृंगार के द्वंद्व में से सिद्धनाथों की बानियाँ, विविध रासों काव्य और विद्यापति के पद जन्मते हैं। आदिकालीन साहित्य का यह परिदृश्य जितना सच्चा है, उतना ही ऐतिहासिक भी। कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। आचार्य शुक्ल ने इसे कहा था, इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना। यानी कवि यदि अपने इर्द गिर्द के संसार और जीवन को देख परख कर उसे अर्थ देता है, तो आलोचक और इतिहासकार कवि की इस रचना में अर्थ का संधान करता है और उसे संवर्धित करता है। रचना, आलोचना और साहित्य इतिहास जो मानवीय जिजीविषा के जीवन में अर्थ संधान के क्रमिक चरण हैं। इस दृष्टि से परवर्ती बौद्ध संप्रदायों के प्रभाव में आदिकालीन भाषा
और संवेदना रहस्य, कर्मकांड और मंत्र की संपृक्त स्थिति से जुड़ी है, तो यह स्वाभाविक है। बौद्ध धर्म का संस्कार देश के पूर्वी भागों में अधिक प्रबल रहा। यही कारण है कि जिससे सिद्धों के चर्यापद पूर्वी क्षेत्र में रचे गए और प्रचलित रहे। पश्चिम में राजनीतिक उथल पुथल तीव्र थी, बाहर से आक्रमणकारियों की लहर पर लहर आ रही थी, तो वहाँ वीरगाथा काल का सृजन वैसा ही सहज था। यहाँ वीर और श्रृंगार का संगम था। पूर्व में भक्ति साधना के साथ श्रृंगार जोड़ा था। सिद्धों के गीतों में और आगे चलकर विद्यापति के पदों में अलग अलग जनपदों की परिस्थितियाँ, वहाँ की बोलियों के संस्कार और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ यो एक दूसरे में घुली मिली हैं। आदिकाल में 20 जनपदों में जो साहित्य रचा गया, संचार साधनों की अविकसित परिस्थिति के कारण उसका परस्पर बहुत संपर्क रहा होगा, ऐसा समझ में नहीं आता। इसलिए वहाँ उस तरह की एकात्मकता नहीं दिखती जैसी परवर्ती भक्ति और रीतिकाल में द्रष्टव्य है। नाथों की बानियाँ अवश्य पूरे उत्तर भारत में फैल गई, जिनका उत्तराधिकार आगे संत कवियों को मिला। आदिकाल कहने से किसी साहित्यिक विशेषता का बोध नहीं होता, जबकि वीरगाथा काल अभिधान से एक निश्चित प्रवृत्ति प्रकट होती है। आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्रिय है। वीरगाथा काल नाम आचार्य शुक्ल से प्रस्तावित किया गया है। इस नामकरण के पीछे दो पुष्ट तर्क साफ देखे जा सकते हैं। एक तो यह है कि आदिकाल की अन्य काव्य धाराओं जैसे सिद्ध, नाथ या जैन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी धर्म साधना से रहा, जबकि वीरगाथा परक रासो काव्य चाहे वीरत्व मूलक हो या श्रृंगार मूलक या जैसा कि अधिकांशतः दोनों का मिश्रण है, अपनी प्रकृति में पूरी तरह ऐहिक है। दूसरे यह भी द्रष्टव्य है कि वीरगाथात्मक काव्यों की लीला भूमि या रचना भूमि ठीक मध्य देश का केंद्र न भी हो, पर वहाँ की घटनाओं का सीधा संबंध दिल्ली और आगरा से रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह जिज्ञासा कि आदिकाल के अंतर्गत ठेठ मध्य देश में कैसे साहित्य की रचना हो रही थी, अभी उसका कोई संतोषजनक संसाधन या समाधान भले न हो सके, पर इस क्षेत्र के जीवन क्रम को प्रभावित करने वाली घटनाओं का चित्रण इस काल के अंतर्गत रासो काव्यों में ही होता है। आधुनिक आर्य भाषा के रूप में हिंदी काव्य भाषा का विकास कब से माना जाए, इसके लिए प्रधान कसौटी हमने परसर्गों के उदय की प्रस्तावित की है, या परसर्गों के उदय के साथ ही हिंदी काव्य भाषा के विकास को माना गया है। इस आधार पर पूर्व में सिद्धों और पश्चिम में जैन कवियों की रचनाएं अधिकांशतः अपभ्रंश की स्थिति ही सूचित करती है। परसर्गों का रूप नाथों की बानियों में दिखाई देने लगता है। पिंड ते ब्रह्मांड मनवा ने कहाँ सु नगरी में कली में हम कौ, इन बानियों का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी के आसपास स्थिर किया है। 1400 के लगभग पूर्वी क्षेत्र में विद्यापति का रचना काल माना गया है। यहाँ भी कवि की सामासिक शैली के बावजूद परसर्ग मिलते हैं। ता, ते, ता, के, कपट के, व्यवहार, आन, का, सेचान के, सोपलह, रासो काव्य जिसे रामचंद्र शुक्ल आदिकाल के केंद्र में रखते हैं, अधिकतर पश्चिम में रचा गया। इनमें से दो प्रधान काव्यों पृथ्वीराज रासव और बिसलदेव रासव का रचना काल 1350 के आसपास है। इनमें परसर्गों का रूप बराबर देखा जा सकता है, पर अनेक स्थल ऐसे हैं जहां विभक्तियां समाप्त हो चुकी है, किंतु परसर्ग अभी भी उभरे नहीं हैं। यह भाषा की वयसंधि है। ऐसी स्थिति में बहुत बार परसर्गों के अभाव में व्याख्यापरक संपादक को अर्थ निकालने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तब वह अर्थ की दोहरी संभावना का उल्लेख कर देता है। सामान्यतः संदर्भ के अनुसार अर्थ स्पष्ट हो जाता है। परसर्गों के बिना भाषा कैसे चलती है, इसका एक रोचक और भावपूर्ण प्रसंग जयचंद के द्वारा आयोजित नृत्य संगीत समारोह के चित्रण में मिलता है। जमनी कपट उच्च महिल
मुख जनु सरट अम्ब शशि कोर। पृथ्वीराज रासो के व्याख्याकार माता प्रसाद गुप्त ने अर्थ दिया है, यौनिकाओं के कपड़ों में महिलाओं के उत्तम मुख मानो शरद के अब्र में शशि की कोरें हों। यहाँ स्पष्ट ही कपट और अम्ब के बाद अधिकरण और शशि के बाद संबंध के परसर्ग अनुपस्थित है। बीसलदेव रासों में परसर्ग रूप है। गौरी का नंदन, फंदा पाट का, बरस बरस बार की कानी, जमाई नो तीनसु, हिमालय माही गिलऊ। परदल को पृथ्वीराज रासव से कुछ उदाहरण इस प्रकार है। कदली का पान, भू अदंड दे सरोह सादई, तिनके प्रसंगा, रिपु कऊ सबद, रवि के रथ, अंग सऊ चंदनु लावई, बाह शान पुरुष शान की, मन मई भई, जियन पर रुठऊ। इस प्रसंग में माता प्रसाद गुप्त ने अपने संस्करण की भूमिका में पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में नामवर सिंह का मंतव्य इस प्रकार प्रस्तुत किया है। परसर्गों की दृष्टि से रासो अपभ्रंश तथा अवट दोनों की अपेक्षा समृद्ध है। कर्तृकर्ण परसर्ग में नए अथवा ने को छोड़कर प्रायः शेष सभी परसर्ग है किसी न किसी रूप में यहाँ मिलते हैं। इस प्रकार यहाँ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में हिंदी के विकास की भाषिक प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पन्न हो जाती है। संस्कृत की तुलना में हिंदी एक सरल विशिष्ट भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। आदिकाल की विचारणीय सामग्री के रूप में एक महत्वपूर्ण तत्व है अमीर खुसरो के हिंदी कृतित्व का, पर यह सामग्री भाषा और संवेदना की दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है, पाठ की प्रामाणिकता की दृष्टि से उतने ही संदिग्ध। पटियाली जिला एटा उत्तर प्रदेश में 1253 ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो ने शिष्ट काव्य रचना फारसी में की जो अपने प्रामाणिक रूप में सुलभ है। तब नवोदित हिंदवी में लोक शैली की रचना है, इसलिए उसका कोई व्यवस्थित और स्थिर रूप प्राप्त नहीं हो सका। खुसरो के समय उत्तर भारत में संगीत की भाषा ब्रज थी और उन्होंने ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की जो संगीत परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित और सुरक्षित है। दिल्ली मेरठ की चलती खड़ी बोली में उन्होंने लोक रंजन के लिए कुछ दोहे, मुकरियाँ और पहेलियाँ कही जो मौखिक रूप में लोक रुचि के अनुसार बदलती घटती बढ़ती चली आई है। परिशिष्ट काव्य की रचना उन्होंने दरबार की भाषा फारसी में ही की, जिससे कई राज्य कालों में वे बराबर जुड़े रहे और यह साहित्य पूरे व्यवस्थित रूप में सुरक्षित और संरक्षित है। यों खड़ी बोली क्षेत्र में उस समय क्या घटित हो रहा था, इस जिज्ञासा का एक संक्षिप्त उत्तर खुसरो के इस बहुरूपी कृतित्व में मिल सकता है या मिल जाता है। खुसरो के कृतित्व से एक और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होता है कि हिंदी का चरित्र एकदम आरंभ से ही असांप्रदायिक रहा है। वह सामासिक संस्कृति की सच्ची रचना है। हिंदू मुसलमानों का जहाँ सीधा द्वंद्व हिंदी कवि ने चित्रित किया है, वहाँ भी वह वीरों का युद्ध है। किसी एक पक्ष के प्रति घृणा या द्वेष उत्पन्न करने का प्रसंग नहीं, चाहे वह चंद बरदाईकृत पृथ्वीराज रासव हो या मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत। खुसरो के यहाँ तो साहित्य और संगीत की ज़रूरतें एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। अरस्तु ने संगीत को समाज के लिए उपादेय माना है क्योंकि वह धार्मिक उत्तेजनाओं को शमित करता है, और कवियों को वह वांछनीय मानता है क्योंकि उसकी दृष्टि में कविता वासनाओं को परिष्कृत करती है। खुसरो ने दोनों को मिला दिया, साहित्य को और संगीत को, और इसीलिए हिंदू और तुरक को। यह दृष्टि हिंदी की सिद्धों नातों से आरंभ अद्वैती रहस्य परंपरा से सीधे जुड़ी हुई है। रासो या रासो काव्य मूलतः रस कथाएं हैं। वीर या किसी अन्य रस एक रस से अनिवार्यतः संबद्ध नहीं,
पृथ्वीराज रासव के समापन में चंद कहता है, रासव असंभु नवरस सरस छंदु चंदु किय अमीय सम श्रृंगार की वीर करना विभच भय अद्भुतः संत सम। रासव की इन एकदम अंतिम पंक्तियों में कवि ने अपने कृतित्व को केवल नवरस कहकर संतोष नहीं कर लिया, वरन सभी प्रमुख रसों का अलग अलग नाम लेकर उन्होंने किया है। यह वस्तुतः रासव की व्याख्या है। रासव या रासव शब्द का तरह तरह से अर्थ करते समय चंद द्वारा संकेतित अर्थ ही सहज सामने आता है। वीरगाथा काल के गाथा शब्द में रासठ के इस कथा पक्ष का संवेदनात्मक स्तर पर सीधा संबंध जुड़ता है। उस समय प्रचलित कोरे चरित्र काव्यों अथवा ऐतिहासिक वृत्तों से ऐसी रचनाओं का अलगाव दिखाने के लिए उन्हें रासव अथवा रासव कहा गया होगा। पृथ्वीराज रासव हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। मनुष्य जीवन के संपूर्ण और समग्र चित्रण को कवि ने जैसे अपने रचना विधान में प्राथमिकता दी है, इसका स्पष्ट उल्लेख जैसा संकेत किया गया काव्य के अंत में एक रचनात्मक तोष की भावना के साथ उसने किया है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा की भूमिका में 8वीं शती के स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है। हमारे इसी युग में नई हिंदी कविता के 5 युगों सिद्ध सामंत युग, सूफी युग, भक्ति युग, दरबार युग, नवजागरण युग के जितने कवियों को हमने यहाँ संग्रहित किया है, उनमें यह निसंकोच कहा जा सकता है कि स्वयंभू सबसे बड़ा कवि था। राहुल की इस प्रशंसा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य का आदि काल में कुछ संदिग्ध भाव की मुद्रा से उद्धृत किया है। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि स्वयंभू इतना बड़ा कवि या महाकाव्यकार था या नहीं, प्रश्न यह है कि उसने उसे हिंदी का रचनाकार माना जाए या कि अपभ्रंश का। पर सर्गों के उदय की जो एक छोटी कसौटी हमने हिंदी की पहचान के लिए रखी है, उस पर स्वयंभू की काव्य भाषा अपभ्रंश ठहरती है, हिंदी नहीं। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासव में निखर कर आया है। अर्थात हिंदी का जो सही रूप उभर कर आया है वह पृथ्वीराज रासव ग्रंथ में ही। काव्य प्रक्रिया यहाँ पूरी तरह से निष्पन्न हुई है। आरंभिक रचना होते हुए भी उसके पक्ष में किसी तरह की सफाई की अपेक्षा नहीं है। पृथ्वीराज रासव का विधान ऐसा है कि ठीक व्यास और वाल्मीकि की तरह चंद बिरदिया अपने प्रबंध का रचयिता भी है और उसका एक चरित्र भी। एलियट ने आधुनिक काल में भोक्ता और रचयिता के अलगाव को एक शर्त माना है। रचना की श्रेष्ठता के लिए, पर भारतीय परंपरा के ये तीनों महाकवि सजग रूप से अपने को भोक्ता और रचयिता की संपृक्त भूमिका में रखते हैं। क्या यह भी भारतीय समाज के उस द्वैत और अद्वैत की क्रिया प्रतिक्रिया का अत्यंत सूक्ष्म उदाहरण नहीं है, जिसकी ओर इस अध्ययन के एकदम आरंभ में संकेत किया गया है। यहाँ तथ्य के स्तर पर यह जानना महत्वपूर्ण नहीं कि व्यास, वाल्मीकि और चंद अपने द्वारा वर्णित घटनाक्रम में समकालीन थे या नहीं, या कि वे सचमुच में कौन थे। महत्वपूर्ण यह है कि रचना विधान में वे कवि और कथा चरित्र की संपृक्त भूमिका में उतरते हैं और आमने सामने के समानांतर दर्पण की तरह अर्थ की अंतहीन छवियां उपजाते हैं। भोक्ता और रचयिता के अंतर्भाव में वे दृष्टा हो जाते हैं। बहुत कुछ इसी तरह महाकाव्य की निष्पत्ति होती है। सुखांत और दुखांत की विलक्षण संधि रेखा पर नेत्रविहीन पृथ्वीराज के शब्द विधि बाण से गौरी की मृत्यु होती है और साथ ही पृथ्वीराज के जीवन का भी अंत हो जाता है। दुख और सुख के इस द्वंद्व को जो लेखक जितने बड़े पैमाने पर उठाता है, वह जीवन की उतनी ही समग्रता में अंकित कर पाता है। समग्रता का एहसास सूची क्रम के विस्तार में वैसा नहीं होता जितना सांकेतिक चुनाव
या उससे भी अधिक द्वंद्वों के समाहार अथवा विरुद्धों के सामंजस्य में होता है। द्वंद्व की इस विराट परिकल्पना में पूरी रचना का विधान बनता है और वहाँ रचनाकार अपने चरित्रों की व्यापक नियति को स्वयं संवारता है। उसकी सृष्टि तभी पूर्ण होगी जब वह हर क्रिया की सही प्रतिक्रिया दिखा सकेगा और हर कर्म को उसके फल से जोड़ सकेगा। पुराने बड़े काव्य रूपों, महाकाव्य और नाटक का विधान पूर्व और पश्चिम दोनों परंपराओं में इसी आधार पर विकसित होता है। स्थापत्य में मेहराब जैसे दो कमजोर टुकड़ों के एक दूसरे को सिहारने से बनती है। बड़ी और भव्य रचना में भी कवि दो टुकड़ों को आप उन्हें क्रिया प्रतिक्रिया कहे, कर्म और फल कहे, इसी प्रकार से आता है। पृथ्वीराज रासों में इस विधान को कई जगह अपनाया गया है। काव्य के एकदम आरंभ में कैमास वध का अपेक्षया विस्तृत प्रसंग आता है। कथा के स्तर पर जिसकी उपयुक्तता तब कुछ बहुत समझ में नहीं आती। इस अंश की प्रासंगिकता खुलती है काव्य के एकदम अंत में। कैमास मंत्री के कामांध हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध किया था। कैमास मंत्री के कामांध हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध किया था, पर स्वयं पृथ्वीराज इस दोष से मुक्त न रह पाया। वह रानी संयोगिता के प्रेम में जैसे अंधा हो गया, भला बुरा कुछ न देख सका। रचना के अंतिम चरण पर गोरी की कैद में पूरी सभा के सामने नेत्र विहीन पृथ्वीराज बैठा हुआ है। उसका सखा कवि चंद उद्बोधन की मुद्रा में उससे कहता है, जी कछु दिसौ कैमास, जी कछु दियौ कैमास, कियौ अपनपु सुपायवु। कैमास को जो कुछ प्राणदंड तूने दिया था वह अपना किया तुझको भी मिल गया। अर्थात जो तुमने किया था वही लौटकर फिर तुम्हारे पास आया है। यहाँ दो टुकड़े परस्पर मिल गए और रचना की मेहराब पूरी हो गई, जिस पर इतना विशाल काल आधारित है। यहाँ नैतिक औचित्य जितना है, कलात्मक औचित्य उससे कहीं अधिक है। फिर नैतिक औचित्य का एक और संतुलन कवि बनाता है देने और पाने के बीच। पिछले प्रसंग के अनुक्रम में ही चंद की मार्मिक उक्ति है, दीन मान दिन पाइयई। दिए हुए के बराबर ही दिन में मिलता है। कई शताब्दी बाद कि अंग्रेजी कवि की पंक्ति याद आती है, ओ लेडी वी रिसीव बट वाट वी गिव। बदरे हम महज उतना ही पाते हैं जितना देते हैं। लगता है कवि सीधे नियति को संबोधित कर रहा है और काव्य की नियति की रचना कवि स्वयं करता है। रासो या रासव नाम से प्रचलित रचनाओं के बारे में एक भ्रम यह रहा कि वे प्रधानतः वीर रस के काव्य है, जैसा संकेत किया गया। वे इतिहास या ऐतिहासिकता की पटभूमि पर शौर्य और श्रृंगार को मिलीजुली गाथाएं हैं। इसी अर्थ में रासव मूलतः रसकथा है। बिसलदेव रासव इस दृष्टि से उतना ही रासव काव्य है जितना कि पृथ्वीराज रासव। पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयत जीवन में कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है, इसका चित्रण पृथ्वीराज रासव का उपजीव्य है। पृथ्वीराज की वीरता चमत्कृत करती है तो विलासिता उतनी ही संकुचित करती है। बिसलदेव रासव रासों में नारी के वाणी संबंधी असंयम का चित्रण है। नालय कवि लिखता है, दव का दाधा हो कुपल लई, जीव का दादा न पालवलई। दावाग्नि का जला वृक्ष नवीन पत्ते लेता है, किंतु जीवा का जला मनुष्य नहीं पल्लवित होता है। गर्वोन्नमत राजा का अपनी रानियों या बेटियों से पूछना कि उनके समान ऐश्वर्य किसी और के पास भी है और अनुकूल उत्तर न मिलने पर उसका प्रतिकार, यह एक लोक अभिप्राय है जो कुछ उल्टे रूप में यहाँ आता है। सामान्यतः तो ऐसी स्थिति में राजा उस रानी या बेटी को निर्वासित कर देता है।
जिससे मनवांछित उत्तर प्राप्त नहीं होता, पर बीसलदेव अपनी पत्नी राजमती से रूठकर स्वयं निर्वासन ले लेता है। राजमती का यह विरह काव्य का प्रमुख उपजीव्य है। अंततः रानी के द्वारा एक दूत भेजे जाने पर राजा वापस आता है और उन दोनों का मिलन होता है। आदिकाल के धार्मिक साहित्य, सिद्धों, नाथों और जैन कवियों की रचनाओं में जैसे रहस्य भावना, कर्मकांड और मंत्र के तत्व समाहित हुए हैं, रासो काव्यों की ऐहिक श्रेणी में कुछ उसी तरह शिष्ट और लोक साहित्य के तत्व घुल मिल गए हैं। यह पूरा परिदृश्य किसी भाषा में साहित्य की आरंभिक स्थिति का पक्का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। लोक और शिष्ट साहित्य का संक्रमण इस अवस्था में बड़े सहज भाव से होता है। विकास के अगले चरण में सजग भाव से इन तत्वों की मिलावट होती है, जैसा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने काव्य पद्मावत में की है। आदिकालीन संक्रमण में रचना और प्रसार दोनों की मौखिक परंपरा विशेष रूप से पाठ और गेय शैली में और सर्ग विहीन बैलेड या कथा गीत का प्रबंध विशेष रूप में सहायक होते हैं। पृथ्वीराज रासों में पाठ और बीसलदेव में गेय शैली का प्रयोग हुआ है। बीसलदेव रास के आरंभ में राग केदार का निर्देश कर दिया गया है, जो रचना की कोमल, करुण और श्रृंगारिक प्रकृति के अनुरूप है। इस पाठ और गायन में स्वभावतः पाठ या गायन करने वाला कुछ मुद्राओं या चेष्टाओं का सहारा लेगा, जैसा आज भी हम जगनिक के विकसनशील काव्य आलखंड के पाठ में देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये रासो रचनाएं अभिनय तो नहीं पर प्रदर्शनीय कला, परफॉर्मिंग आर्ट की श्रेणी में आ जाती है, जिनकी जड़ें लोक परंपरा में हैं और जो धीरे धीरे शिष्ट काव्य के रूप में उग रही है। श्रृंगार के साथ वीर का मिश्रण यदि पश्चिम के कथा काव्यों में है, तो श्रृंगार के साथ भक्ति का मिश्रण है पूर्व के विद्यापति के पदों में। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका में किया गया सूक्ष्म पर्यवेक्षण यहाँ स्मरण हो आता है। समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़िप्रियता, कर्मनिष्ठा के साथ ही पूर्वी आर्यों की भावप्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। गाथाओं के उत्साह और पदों की तन्मयता के पीछे इन क्षेत्रों की ऐतिहासिक मनोदशा भी समझी जा सकती है। पश्चिम में विदेशी आक्रमणकारियों की लहरें हैं, तो पूर्व में अपेक्षाकृत सुस्थिरता। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल में पूर्व की बोली है बौद्ध मतानुयायियों सिद्धों में और वैष्णव कवि विद्यापति में, तथा पच्छा अर्थात पश्चिम की बोली है जैन कवियों, शैव मत के तांत्रिक स्वरूप को लिए हुए नाथों और ब्राह्मण परंपरा मानने वाले गणेश और शारदा को बनाने वाले रासव काव्यों के रचनाकारों में। बीच में दिल्ली मेरठ की खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो कर रहे हैं। उन्होंने दो विपरीत प्रकार के धर्मों हिंदू और इस्लाम के समन्वय का विराट प्रयत्न किया। न केवल अपनी हिंदी कविता में जो अपेक्षाकृत कम मिलती है, वरन अपने फारसी काव्य में भी जो प्रभुत अर्थात बहुत ज़्यादा परिमाण में सुलभ है। यो ब्राह्मण, जैन, बौद्ध धर्म मतों और वैष्णव शैव तांत्रिक संप्रदायों का एक विचित्र सम्मिलन इस काल की भावभूमि में होता है। फिर आक्रमणकारियों के साथ नवागत इस्लाम के प्रभाव को भी समेटने की चिंता है, जिसकी कुछ और तरह की प्रतिक्रियाएं आगे चलकर भक्ति काल में होती है। इस क्षेत्रीय भाषिक संवेदनात्मक वैविध्य को समरसता मिलती है हिंदी साहित्य में। आदिकालीन कवि मनुष्य को ईश्वर रूप में चित्रित करना चाहता है, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा है, ऐसा लगता है कि रासोकार ने पृथ्वीराज को भगवत स्वरूप बताकर कहानी में थोड़ा धार्मिकता का रंग देना चाहा था। कीर्तिलता के कवि ने भी पाठक को पुण्य लाभ का प्रलोभन दिया है। पुरुष कहानी हो कहो पुन्नो पदावली में तो ऐसा जान पड़ता है कि विद्यापति प्रेमी प्रेमिकाओं मात्र को कृष्ण राधा के रूप में परिकल्पित करते हैं। जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ राधा और कृष्ण ही आश्रय आलम्बन है, ऐसा उनका मानना लगता है, और राधा माधव का यह रूप अपने में आराध्य है। इस प्रवृत्ति के कारण ही विद्यापति अपनी गहरी भक्ति भावना के बावजूद काव्य की ऐहिक परंपरा से अधिक निकट आते हैं। कई बार विद्यापति की भक्ति को एक पाखंड के रूप में देखा गया है।
रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास के आदिकाल विषयक प्रकरण में तीखे व्यंग्य के साथ लिखा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। आचार्य शुक्ल यहाँ इस अनुभव तक नहीं पहुँचते कि विद्यापति के ये पद अपने संस्कृत श्रृंगार भावना के साथ सच्चे रूप में ऐहिक है और उनकी तन्मयता की गहरी अनुभूति ही उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर रूपांतरित कर देती है। इसके लिए पाठक या आलोचक की आध्यात्मिक रंग के चश्मे की जरूरत नहीं है। विद्यापति में वैष्णव की मर्यादा और शैव का तादात्म्य भाव दोनों एक साथ मिलते हैं। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, इसलिए चिर परिचित होते हुए भी वे चिर नवीन हैं। यही कारण है जिससे मिलते जुलते शारीरिक अनुभवों की अलग अलग पदों में आवृत्ति होने पर भी अपने तन्मयता भाव से वे विशिष्ट उठते हैं। सिद्धनाथों और जैन कवियों रासव रचनाकारों अमीर खुसरो और विद्यापति के कृतित्व आदिकाल हिंदी क्षेत्र के रचनात्मक वैविध्य की यूँ सच्ची प्रस्तावना प्रस्तुत करता है। इसके बाद चर्चा हम अगली कक्षा में जारी रखेंगे। धन्यवाद।